गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की और पिछली क्लास में हमने बात किया था अरावली की पर्वत श्रेणियां व पूर्वी घाट के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ नए पर्वत श्रेणियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने ये भी कहा था कि जिस क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एक आयोग के द्वारा क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि पर्वतों की उत्पत्ति का सही क्रम क्या होगा, और जिस क्रम में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो पर्वतों की उत्पत्ति का क्रम है। तो सबसे पहले जो पर्वत की भारत में उत्पत्ति हुई वो थी अरावली पर्वत, और उसके पश्चात प्री कैम्ब्रियन युग में ही पूर्वी घाट के पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात अब आते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के पास। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित गुमानपुर की चोटी से होता है। गुमानपुर की चोटी, और यह विंध्याचल पर्वत उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए विंध्याचल धाम तक फैले हुए। विंध्याचल धाम मिर्जापुर बनारस के बीच का एक शहर विंध्याचल देवी के लिए प्रसिद्ध है। और यदि आप यहां घूमने गए होंगे तो देखेंगे कि इस पर्वत चोटी में जहां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है उसके एक तरफ कगार है, और उस कगार के नीचे से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, ये जो विंध्याचल है विंध्य धाम में उत्तर प्रदेश में एक खड़ा कगार निर्मित करती है, और उस कगार के नीचे से बहती है मां गंगा। तो अगर अब आयोग यहां एक क्वेश्चन पूछा, जनरली आज तक नहीं पूछा है, आईएएस में पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और उत्तर भारत के मैदान का मिलन कहां है, तो निश्चित तौर पर वो आंसर होगा विंध्याचल। विंध्याचल गुजरात, मध्य प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ भूगर्भशास्त्री, जियोलॉजिस्ट, भूगोल के विद्वान राजमहल की पहाड़ियों को भी विंध्याचल का ही विस्तार मानते हैं। राजमहल झारखंड, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। इसके अलावा झारखंड में भी एक और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। पारसनाथ, उस पारसनाथ की पहाड़ी को भी झारखंड की पारसनाथ की पहाड़ी को भी इसी विंध्याचल का ही एक हिस्सा माना जाता है। पारसनाथ भूलना मत। राजमहल का एक शाखा पारसनाथ झारखंड। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत के एक भाग को जो मध्य प्रदेश के बघेलखंड, सतना, रीवा यहां स्थित है, उसे कैमूर के नाम से भी जाना जाता है। जब विंध्याचल से आप दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको एक नर्मदा भ्रंश नजर आएगा, और नर्मदा भ्रंश से जब आप नीचे आएंगे तब वहां आपको नजर आएगा सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा वही जो बचपन में हम पढ़ते हैं, सतपुड़ा के ऊंटे अनबने जंगल, खतरनाक जंगल। ये जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात के राजपीपला पर्वत श्रेणी से लेकर यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर
मैकल श्रेणी तक विस्तारित है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले क्षेत्र में, मंडला वाले क्षेत्र पर महादेव पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है और यही एक पर्यटन स्थल स्थित है पचमढ़ी, और वहां पर एक चोटी है जो कि सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी कहलाती है और उसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी आयत पूछ सकता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपको याद रखना है धूपगढ़ की चोटी किसमें है, महादेव पहाड़ी में। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का ही एक शाखा है और यही पहाड़ी आगे चल के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मैकल श्रेणी के नाम से जानी जाती है और मैकल श्रेणी पर ही अमरकंटक है और इस अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जब सतपुड़ा की बात आती है तो हमें अजंता को भी नहीं भूलना है। यही सतपुड़ा महाराष्ट्र में जब विस्तारित होती है तो लोग वहां इसे अजंता की श्रेणी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों फोल्डेड माउंटेन हैं, वलित पर्वत। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बुक में तो लिखा होता है क्या, ब्लॉक माउंटेन, लेकिन हमने क्या कहा, फोल्डेड माउंटेन। क्यों इसलिए फोल्डेड माउंटेन, क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्राचीन भूसंगति से होती है। जब कोई पहाड़ पर्वत श्रेणी भूसंगति से अर्थात प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होती है तो वो निश्चित तौर पर ही फोल्डेड माउंटेन होता है। और चाहे वो सतपुड़ा हो चाहे विंध्यन हो, इन दोनों की उत्पत्ति विंध्यन भूसंगति, विंध्यन जियोसिंक्लाइन से हुई है। इनकी उत्पत्ति कैलोडियन युग में हुई है। इनके अलावा अगर ये प्रश्न उठता है कि भाई आप इसे फोल्डेड माउंटेन क्यों कहते हैं, इसका क्या प्रमाण है, तो वही प्रमाण देना है जो हमने कहा दिया था पूर्वी खंड में। जब आप विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ चट्टानों पे चूना का पत्थर मिलता है। चूना का पत्थर मतलब वो पुरानी जीवाश्म युक्त चट्टानें जो अत्यधिक रूपांतरित और कायांतरित होती हैं। तो जब आप देखेंगे, जब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चूने पत्थर की फैक्ट्री है ये सतना वाले क्षेत्र में अधिक है। क्यों? क्योंकि वहां कैमूर है और कैमूर विंध्याचल का पार्ट है और वहां निकलती है क्या, चूना पत्थर की चट्टानें। इनके अलावा ये जो सतपुड़ा की श्रेणी है और इस सतपुड़ा की श्रेणी में जो महादेव की पर्वत है, महादेव पर्वत का नाम क्यों पड़ा, महादेव की गुफा है, केव आप महादेव, और उस महादेव की गुफाओं के अंदर आपको चूना पत्थर की चट्टानें मिलेंगी और इस महादेव की पर्वत श्रेणी से भी चूना पत्थर निकाली जाती है। इस कारण इन्हें फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं इन दोनों पहाड़ों की, तो आप जब देखेंगे अगर विंध्यन से आप नीचे उतरेंगे तो यहां एक नर्मदा भ्रंश मिलता है। भ्रंश क्यों? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जोरदार टक्कर मारी थी और उस टक्कर के कारण यहां पड़ गए थे दरार, नीचे धंस गई थी धरती, तो यहां निर्मित हो जाता है एक भ्रंश। और इसीलिए जब आप विंध्याचल की दक्षिण कगार पर आएंगे तो वो आपको नजर आएगा एक ब्लॉक माउंटेन। भूलना मत, क्या, ब्लॉक माउंटेन। तो विंध्याचल का दक्षिण कगार ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर हो? विंध्याचल का दक्षिणी कगार ब्लॉक माउंटेन। आयो यहां खेल सकते हैं आपके साथ कि विंध्याचल क्या है। विंध्याचल फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन जब आप विंध्याचल के दक्षिणी कगार को देखेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में खड़े होंगे और नर्मदा नदी की ओर झांकेंगे तो आपको एक खड़ा कगार दिखाई देगा और यही है क्या, विंध्याचल का दक्षिणी कगार कैसा है, ब्लॉक माउंटेन। क्लियर? उसी तरीके से जब हम सतपुड़ा पर आते हैं
तो सतपुड़ा में जब हम ऊपर उत्तर की ओर चलते हैं तो वहां नर्मदा का भ्रंश दिखाई देता है, और सतपुड़ा में जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो उधर हमें ताप्ती का भ्रंश दिखाई देता है। अर्थात सतपुड़ा का जो उत्तरी ढाल है कगार है, और सतपुड़ा का दक्षिणी ढाल भी एक खड़ा कगार है। अर्थात सतपुड़ा का उत्तरी ढाल इज अ ब्लॉक माउंटेन और सतपुड़ा का दक्षिणी ढाल भी एक ब्लॉक माउंटेन है। इसी कारण विंध्यन और सतपुड़ा दोनों फोल्डेड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन दोनों की श्रेणी में लाए जाते हैं, लेकिन बुक वाले आपको इसका कारण नहीं बताते और वो ये भी नहीं दर्शाते कि किस स्थिति में आयोग कौन सा आंसर है। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि विंध्याचल की पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का प्रकार है, तो आप निसंदेह टिक मारेंगे वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विंध्याचल का दक्षिणी कगार कैसा है, तो आप बताएंगे ये ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा का उत्तरी कगार कैसा है, आप बताएंगे ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा का दक्षिणी कगार कैसा है, आप बताएंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक, तो ये था विंध्याचल और सतपुड़ा की कहानी। अब हम आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट भारत में सबसे अंत में अगर किसी स्थल कृत्य की उत्पत्ति हुई हिमालय के पहले, हिमालय तो सबसे नया है, ठीक है, काराकोरम रेंज को अगर छोड़ दें तो बाकी हिमालय नए हैं। तो जब हम पश्चिमी घाट की अब बात करेंगे, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित चंदौर की पहाड़ी से होता है और ये जाकर समाप्त होती है महेंद्रगिरी की चोटी पर। महेंद्रगिरी कौन सा? तमिलनाडु, उड़ीसा का नहीं, गजपति जिला अलग था। ये महेंद्रगिरी कुमार अंतरिक्ष जिले के किनारे में तिरुनेलवेली जिला और कुमार अंतरिक्ष जिला के बॉर्डर पर एक चोटी है। लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर इसरो का जहां संचालित होता है वहां। या बिंदु की बात आती है तो आप बता देंगे कि कुमार अंतरिक्ष द्वीप या कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट का फैला है। पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। उससे पहले कुछ चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या चोटी और पर्वत श्रेणी है, और फिर हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे और फिर क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या ये पर्वत है या कगार, और डिस्कस करेंगे। तो जब हम पश्चिमी घाट पर नीचे की ओर चलते हैं तो हमें क्रमशः नजर आते हैं कालसुबाई की चोटी, कुछ लोग इसे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। उसके नीचे हमें नजर आएगा महाबलेश्वर, दोनों महाराष्ट्र में। अच्छा हाँ, ये कालसुबाई की जब आप नीचे आते हैं तो लोनावाला, खंडावाला पर्यटन स्थल यही आपको नजर आएंगे। इनके अलावा इस पश्चिमी घाट में आपको घाट या दर्रे नजर आएंगे। थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट मुंबई से हावड़ा या मुंबई से नासिक के मार्ग में आपको नजर आएगा। जब मुंबई से आप चेन्नई जाएंगे या फिर मुंबई से आप पुणे की ओर रवानगी करेंगे तब आपको नजर आएगा भोर घाट। दोनों महाराष्ट्र में है और सह्याद्री में, सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट में। आगे अगर हम सह्याद्री से बढ़े तो महाबलेश्वरम के बाद अब आ जाता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक, लोहा, बाबा बुदन की पहाड़ियां, यहां लोहा का खनन होता है। और उसके नीचे आता है कुद्रेमुख के नीचे पुष्पागिरी, और यह वही पुष्पागिरी है जिसके नीचे से कावेरी नदी का प्रवाह होता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये पश्चिमी घाट फिर से जाकर मिल जाता है नीलगिरी पर। नीलगिरी जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, नीलगिरी घाट पर्वतों की रानी
गांठ क्यों? क्योंकि टाई के नॉट की तरह यहां भी एक नॉट है, पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और उसके नीचे फिर दिखेंगी पलनी कार्डमम की पहाड़। इसी कारण नीलगिरी को बोला जाता है नीलगिरी नॉट, नीलगिरी की गांठें। जब नीलगिरी के नीचे उतरेंगे तो आपको दिखेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरला और तमिलनाडु में विस्तारित है। अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में फिर से एक घाट दर्रा नजर आता है जिसे लोग पाल घाट कहते हैं। ठीक है, आयोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य स्थित है। ठीक, फिर अन्नामलाई आगे चलती हुई जाती है और यही विस्तार होकर खत्म हो जाता है महेंद्रगिरी में। तो यह था हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और कुछ विद्वान इस सह्याद्री को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। विभाजन कैसा होगा? तो विभाजन होता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के माध्यम से। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा इस पश्चिमी घाट को दो भागों में काटा जाता है। दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री का जब नाम आता है तो आप सिर्फ चंदौर की पहाड़ी पर जाकर नहीं रुकेंगे, आप चंदौर की पहाड़ी तक चलेंगे और चंदौर की पहाड़ी से आप पूर्व दिशा में मुड़ जाएंगे, और जब आप पूर्व दिशा में मुड़ेंगे तो आपको नजर आएगा गावलगढ़ की पहाड़ियां, बैतूल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में गावलगढ़ की पहाड़ियां। इसी प्रकार महाराष्ट्र की बालाघाट की सीरीज, बालाघाट श्रेणी, सालहेट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये भी आपके सह्याद्री का भाग है या फिर पश्चिमी घाट का भाग है। भूलना मत, आयोग के ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और मेंस में इसको आप विस्तारित करके भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पर्वत श्रेणी है या कगार है? आओ इस पर चर्चा करें। एक्चुअल में पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए हमें भारत का भूगर्भिक उत्पत्ति या निर्माण के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, जो बड़ा डिटेल है। इसे मैं एक शॉर्टकट में ये समझाता हूं कि गोंडवाना लैंड का इधर जो अरब सागर के तरफ का हिस्सा है, ये प्लेटों की टकराने की स्थिति में अंदर की ओर धंस गया। जब ये अंदर की ओर धंसा, नीचे भ्रंश हुआ, अंदर भ्रंश घाटी बनी है, टकराई और ये भ्रंश बन गई। जब ये अंदर की ओर धंसा तो हिंद महासागर का जल इस पर आकर भर गया, और यही हिंद महासागर का जल भरने से ये कहलाया अरब सागर। और जब ये धंसा तो इधर की जो भूमि थी वो कगार निर्मित कर गई, खड़ी भूमि, और अरब सागर के जल उसकी जो खड़ी भूमि थी उसको काटे और काट के पाट दिया। जब अरब सागर का जल इस खड़े भाग को पाट दिया तो यही बनता है पश्चिमी तटी मैदान। अब पश्चिमी तटी मैदान पर एक आदमी खड़ा होता है और ऊपर की ओर झांकता है, देखते ऊपर की ओर, तो उसको नजर आता है कि यहां तो एक बड़ा लंबा सा खड़ा पहाड़ है, बड़ा लंबा सा खड़ा पहाड़। तो यहां के लोग बोलते हैं कि पश्चिमी घाट एक पर्वत है। कैसा पर्वत? ब्लॉक माउंटेन, रोकने वाला पर्वत। एक जून मानसून आएगा, और मानसून का तो पूरा कहानी यही गढ़ता है, ब्लॉक माउंटेन। तो याद रखना कि पश्चिम घाट में आदमी जब खड़ा होता है और इस पहाड़ की ओर झांकता है तो इसको नजर आता है एक पहाड़, और पश्चिम घाट पर खड़ा व्यक्ति बोलता है कि ये तो एक पहाड़ है। क्या है? पहाड़। और कैसा पहाड़? ब्लॉक माउंटेन। कैसा पहाड़? ब्लॉक माउंटेन। जब हम इधर प्रायद्वीप की तरफ आते हैं, प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप की तरफ आते हैं तो जब यहां कोई व्यक्ति खड़ा होता है और पूर्वी घाट
पश्चिमी घाट की ओर देखता है तो वो बोलता है अरे ये पहाड़ नहीं है, ये तो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, कगार। कैसा कगार? पश्चिमी कगार। तो कुछ भूगर्भ शास्त्री या ज्योग्राफी के विद्वान इसे पहाड़ नहीं मानते, इसे कहते हैं कि यह प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी कगार है। क्लियर हुआ? आपको इसको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक माउंटेन भी और प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी खड़ा कगार। तो ये दोनों चीजें इनके बारे में, पश्चिमी घाट और विंध्याचल सतपुड़ा के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं के बारे में। तो हमने देखा था कि यहाँ से पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी और इधर से पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ी। इसी कारण इसे नीलगिरी नॉट कहा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा और इस दोदा बेट्टा के दक्षिणी ढलान पर पाए जाते हैं शोला वन। दोदा बेट्टा के दक्षिणी ढलान पर पाए जाते हैं क्या? शोला वन। ये जो नीलगिरी है इसका विस्तार कर्नाटका और तमिलनाडु में। दोदा बेटा की चोटी ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पड़ता है पाल घाट का दर्रा और पाल घाट के दर्रे से के बाद जैसे हम नीचे उतरते हैं तो पश्चिमी घाट का एक विस्तार दिखता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं ये केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तारित है और यही दिखती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। अगर आयोग क्वेश्चन में पूछता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या है और विकल्प में अनायमुड़ी भी देता है तो आपको अनायमुड़ी पर ही टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अन्नामलाई को पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है। जब अन्नामलाई से हम नीचे उतरते हैं तो हमें मिलता है कार्डमम या इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी के एक ओर अनायमुड़ी और दूसरी ओर पलनी की पहाड़ी है। ये पलनी की पहाड़ी का विस्तार केरल और तमिलनाडु दोनों में पाया जाता है। इस पलनी की पहाड़ी के से लगा हुआ ही सिरूमलाई की पहाड़ी है। याद रखिएगा इसकी पहाड़ी सिरूमलाई की पहाड़ी। सिरूमलाई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। क्लियर? पूर्वी घाट का विस्तार नहीं है, याद रखेंगे। उसी तरीके से आपको एक नजर आता है पंचम मलाई की पहाड़ी। कई बुक इसे लिखते हैं कि ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा पूर्वी घाट था वो समाप्त हो जाता है दोदा बेटा पे। कहाँ से चला था? मेघासिनी की चोटी से चली थी पूर्वी घाट की पहाड़ी और दोदा बेटा की चोटी पर आकर समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिए। फिर कार्डमम की पहाड़ी से ही वारुशनाद की पहाड़ी बनी है। वारुशनाद की पहाड़ी पश्चिमी घाट की पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। याद रखते हैं, दिखता पूर्व में, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है वारुशनाद की पहाड़ी। उसके पश्चात गैप और सबसे लास्ट में दिखता है अगस्त्यमलाई की पहाड़ी केरला में। याद रखेंगे सबसे नीचे में क्या दिखेगा? अगस्त्यमलाई की पहाड़ी, जहां शाक्त घाटी या साइलेंट वैली है और साथ ही साथ अगस्त्यमलाई का अभ्यारण्य। ठीक है, उसके अलावा सत्यमंगलम का भी जो जंगल है वो नीलगिरी में। अच्छा, एक चीज और, यहां आप देख रहे होंगे मलाई मलाई मलाई,
इस मलाई का अर्थ होता है पहाड़ी, मलाई का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक उसी तरीके से ये अनाई मुड़ी का तात्पर्य होता है हाथी का शब्द। अनाई मतलब हाथी, मुड़ी सर, अनाई मुड़ी हाथी का सर। ये पंचाई का मतलब होता है हरा, पंचाई मलाई मतलब हरी पर्वत, क्योंकि यहाँ हरा रंग दिखते रहता पर्वत का। क्लियर? तो ये थे अभी तक की पर्वत श्रेणी। अब आपको क्या करना है, मैंने लगभग भारत की सभी पर्वतों के बारे में आपको बता दिया। आप एक मानचित्र पर जितने भी पर्वत हैं और उनकी श्रेणियां हैं उनका डायग्राम बना लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, चोटियों का क्रम। इन्हें प्री के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो पहाड़ प्रायद्वीपीय पठार में जो पहाड़ी थे उसकी क्लास यहीं तक ही होती है। आप इसको मेंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं और प्री के हिसाब से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।